सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के टॉप 50 क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है जिसमें से 550 क्वेश्चंस मैंने पढ़ा दिए हैं। 550 से ऊपर क्वेश्चंस आज यहाँ पर आप 600 तक पढ़ लोगे तो इस तरीके से आप लोग की जो तैयारी है वो बेहतर हो। इसके लिए टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रही हूँ। अधिक से अधिक क्वेश्चंस की आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका जो ये पूरा पेपर है इसकी तैयारी अच्छी होगी। और आपको पता है इसमें 30 क्वेश्चन आते हैं और मैं 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाती हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत काम के हैं, आप लोग प्लीज इनको ध्यान से पढ़िए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 551 से पढ़ते हैं। जिन प्रशिक्षुओं ने पिछली वीडियोस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 551 है, नर्सरी स्कूलों के प्रारंभकर्ता कौन थे? जॉन ड्यूबी, एनी बेसेंट, डाल्टन या फ्रॉवेल? तो नर्सरी स्कूलों के प्रारंभकर्ता थे फ्रॉवेल। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 552 पर आते हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। नर्सरी स्कूलों के प्रारंभकर्ता भी फ्रॉवेल को माना जाता है और किंडरगार्टन पद्धति भी फ्रॉवेल ने ही दी है, तो इन्होंने नर्सरी स्कूलों के प्रारंभकर्ता भी माना जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 552 पर आते हैं। 3R क्या है? पढ़ना लिखना बोलना, पढ़ना बोलना गणित, पढ़ना लिखना गणित या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जो 3R है इसका मतलब पढ़ना लिखना और गणित होता है, तो ऑप्शन सी जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 553 है, महात्मा गांधी ने बेसिक शिक्षा का संप्रत्यय सर्वप्रथम कहाँ दिया? नोआखाली, सेवाग्राम, टालस्टाय या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टालस्टाय। क्वेश्चन नंबर 554 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की शुरुआत कब की गई? दोस्तों, जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसकी शुरुआत 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए 1987 से जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है वह काम करना शुरू कर दिया था, तो 1986 में इसकी शुरुआत हो गई थी, यानी कि 1986 में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी इसमें इसका जिक्र किया गया था और इसकी शुरुआत कर दी गई थी। लेकिन स्थापना अगर पूछेगा तो 1987 में ही हुई थी, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर शुरू कब हुआ? 1986 में स्टार्ट हो गया था। चूंकि यहाँ पर 1987 नहीं दिया है इसीलिए हम 1986 लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसके अंतर्गत 2 शिक्षक और 2 कमरों की बात की गई है, यानी कि प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से तात्पर्य है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का 2 शिक्षक और 2 कमरों का। कम से कम इतना तो होना ही चाहिए हर विद्यालय में, ये बात यहाँ पर कही गई है। क्वेश्चन नंबर 555 है, कोठारी आयोग या शिक्षा आयोग द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन का नाम था? शिक्षा आयोग के पंचमुखी विचार, शिक्षा द्वारा सामाजिक और राष्ट्रीय एकता, शिक्षा और उत्पादन या फिर शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति। क्वेश्चन नंबर 556 है, एनसीटी नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन का गठन कब हुआ था? तो एनसीटी का गठन कब हुआ था? दोस्तों, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन का गठन कब हुआ यहाँ पर पूछा। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि एनसीटी अधिनियम कब आया था, अगर एग्जाम में पूछेगा तो एनसीटी जो अधिनियम आया था ये आया था 1993 में, और उसी के अंतर्गत नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन का गठन हुआ 1995 में। तो यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में 1995 नहीं दिया हुआ है, तो एनसीटी अधिनियम जो है वो बना 1993 में। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर डी में 1993 दिया हुआ है, तो याद रखिएगा जब अधिनियम पूछेगा तो 1993 होगा और जब गठन पूछेगा तो 1995 होगा। तो एनसीटी की स्थापना कब हुई थी अगर ये एग्जाम में पूछेगा तो 17 अगस्त 1995 को हुई थी एनसीटी की स्थापना। लेकिन अगर एग्जाम में पूछता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम कब आया, तो अधिनियम 1993 में आया था। याद रखिएगा आप लोग, अगर यहाँ पर देखा जाए तो 1995 ही सही होगा, क्योंकि स्थापना या गठन पूछा गया है लेकिन ऑप्शंस में दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी हम लगा रहे हैं। और 1993 में क्या हुआ था? एनसीटी अधिनियम आया था। क्वेश्चन नंबर 557 है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन यानी कि एनएलएम की शुरुआत कब हुई?
5 मई 1988 को, 5 मई 1986 को, 5 मई 1990 को, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है 5 मई 1988 को राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 558 है, नवोदय विद्यालय का गठन किया गया ग्रामीण बच्चों के लिए, शहरी बच्चों के लिए, मेधावी बच्चों के लिए, या 75% ग्रामीण और 25% शहरी बच्चों के लिए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ही है। इसमें 75% बच्चे गांव के होते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, और 25% बच्चे शहरों के होते हैं नवोदय विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 559 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किसका प्रावधान है? 2 कमरे और 1 शिक्षक का, 1 कमरे और 2 शिक्षक का, 2 शिक्षक और 2 कमरों का, या 2 शिक्षक और 5 कमरों का। अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है 1987 से यह शुरू हुआ, और 1986 की शिक्षा नीति में इसका गठन करने का जिक्र किया गया। तो इसमें क्या प्रावधान है? 2 शिक्षक और 2 कमरों का, यानी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है इसके अंतर्गत जो प्राथमिक विद्यालय है उनमें कम से कम सुविधाएं होनी चाहिए, कि इतनी तो होनी चाहिए। यानी कि इसका क्या मतलब है? कम से कम कि जितना हो सके कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, कम से कम 2 कमरे उस स्कूल में जरूर होने चाहिए, और कम से कम 2 शिक्षक। कम से कम की बात की गई, अधिक से अधिक तो कितने भी आप रख सकते हो जितने बच्चे हो उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कम से कम हर स्कूल में 2 शिक्षक होने चाहिए, और कम से कम उस स्कूल में 2 कमरे जरूर होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 560 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम सुविधाओं से, साक्षरता अभियान से, अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा से, या प्रौढ़ शिक्षा से? तो प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित है कि कम से कम 2 शिक्षक और 2 कमरे जरूर होने चाहिए विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 561 है, डाइट का गठन किसके लिए किया गया? प्राथमिक शिक्षकों के लिए, माध्यमिक शिक्षकों के लिए, उच्च शिक्षकों के लिए, या सभी के लिए? दोस्तों जो डाइट है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो यह इसका गठन किसके लिए किया गया था? प्राथमिक शिक्षकों के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 562 है, किसी छात्र को दिया गया कठोर दंड छात्र को आक्रामक बना सकता है, छात्र को विद्यालय छोड़ने पर मजबूर कर सकता है, छात्र में अध्यापक के प्रति घृणा का भाव पैदा कर सकता है, उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर किसी छात्र को कठोर दंड दिया गया है तो संभावना है कि ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाएं। तो ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 563 है, कक्षा शिक्षण में शिक्षक को नहीं जाना चाहिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, जटिल से सरल की ओर, या उपरोक्त सभी ओर? कक्षा में शिक्षण करते समय कभी भी शिक्षक को अज्ञात से ज्ञात की ओर नहीं जाना, यानी कि जिसके बारे में बच्चों को पता ही नहीं है आप पहले उसके बारे में बता रहे हैं, फिर जो बच्चों को पता है उसके बारे में बता रहे हैं, तो बच्चे इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो कक्षा शिक्षण में हमेशा याद रखिए, जो बच्चों को पता है पहले आप उसके बारे में बच्चों को और बताइए, फिर जो नहीं पता है फिर वहां तक पहुंचिए। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर कक्षा में हमेशा टीचर को चलना चाहिए, तो याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 564 है, चोरी की आदत को छुड़ाया जा सकता है समझा बुझाकर, निगाह रखकर, चोरी के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए, निगाह रखकर, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोरी के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए निगाह रखकर। यानी कि बच्चों को चोरी के क्या दुष्परिणाम होते हैं यह भी बताना है, किस तरीके से तुम्हें दंडित किया जाएगा, या फिर तुम्हें बच्चे इस तरीके से तुम्हें बार बार अपमानित करेंगे कि तुमने चोरी की थी, और टीचर को हमेशा उस बच्चे पर निगाह रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 565 है, आपकी मान्यता अनुसार दंड अपराध की गंभीरता अनुसार होना चाहिए, सभी बच्चों को एक साथ दिया जाना चाहिए, कक्षा में सबसे आगे बैठाना चाहिए, या उसी कक्षा में उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए? अगर बच्चे को दंड देना है तो बच्चे को क्या कर देना है? आपको कोई ना कोई काम दे देना है, कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको दे देनी है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो इस तरीके से वह अपने दंड को भी समझ जाएगा, और यह भी समझ जाएगा कि ये काम मुझे अच्छे से करना है, वरना मुझे कोई ना कोई और काम मिल जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों को आपको क्या करना है? इंगेज करके रखना है। जैसे कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत उदंड है, या ये कहें जो बहुत एक्टिव रहता है, तो आप उससे क्या काम लेंगे? आप उससे श्यामपट्ट साफ करवा लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर यह भी सही हो सकता है कि अपराध की गंभीरता के अनुसार ही बच्चों को दंड देना चाहिए, यह भी सही है। और सभी बच्चों को एक साथ दंड देना चाहिए तो बिल्कुल गलत है। और कक्षा में जो बच्चा जिस बच्चे को आपने दंड दिया उसको आगे बैठाना चाहिए, यह भी कोई बहुत सही नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ही है कि उसे कक्षा में उत्तरदायित्व सौंप देना चाहिए। यानी कि अगर कोई बच्चा शरारती है या जो बहुत शरारत करता है उसको आपको कोई ना कोई काम करके कोई ना कोई काम देकर उसको क्लास में एंगेज रखना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 568 है, अनुशासन का सर्वोत्तम रूप क्या है? दमनात्मक, हस्तक्षेप रहित, प्रजातांत्रिक या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजातांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 567 है, कुछ बच्चे छुट्टी होने से पहले ही बिना अनुमति लिए घर चले जाते हैं। इस आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? इसकी शिकायत उनके माँ बाप से करनी चाहिए, छुट्टी के समय हाजिरी ली जाए, उन्हें दंडित किया जाए, या यह प्रयास किया जाए जिससे बच्चे समझ जाएं कि यह गलत कार्य है। तो यह सबसे अच्छा आंसर है कि बच्चों को आप बताइए कि अगर वह कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको बताइए कि क्यों छुट्टी होने से पहले चले जाते हो, या आप छुट्टी में ऐसी एक्टिविटीज कराइए कि बच्चे स्कूल से जाएं ही ना, बच्चों को खुद रुकने का मन करे कि जब ये एक्टिविटी सर कराएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 568 है, कक्षा अनुशासन का संबंध किससे है? विषय की कठिनता से, विषय की रोचकता से, छात्रों की प्रकृति से, या विषय के प्रस्तुतिकरण से। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विषय के प्रस्तुतिकरण से, यानी कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो लेसन को, यह बहुत मायने रखता है, तभी कक्षा में अनुशासन रहेगा। तो इसीलिए बच्चे अगर अच्छे से आपने प्रस्तुतिकरण की है, आपका पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्ट लेकर के बच्चे पढ़ेंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 559 है, कक्षा अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि अध्यापक छात्रों के मन में भय का भाव पैदा करें, सकारात्मक भाव पैदा करें, जिज्ञासा पैदा करें, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए? उन्हें बच्चों के अंदर जिज्ञासा पैदा करनी चाहिए, बच्चों के मन में, जिससे बच्चे अनुशासन में भी रहें और बच्चों के अंदर उत्साह भी रहे कि हाँ सर या मैम कुछ नया चैप्टर पढ़ाने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 570 पर आते हैं, अनुशासन और संस्कार डालने की प्रारंभिक जिम्मेदारी किसकी है? अनुशासन और संस्कार डालने की प्रारंभिक जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? विद्यालय की, परिवार की, अध्यापक की, या अध्यापक और परिवार दोनों की। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबसे पहले परिवार की जिम्मेदारी होती है बच्चों के अंदर अनुशासन और संस्कार डालने की, क्योंकि बच्चा 6 वर्ष पे विद्यालय आ रहा है, उससे पहले अपने माता पिता के पास है, परिवार के पास है, तो परिवार की जिम्मेदारी की उसको अनुशासन और संस्कार पहले सिखाएं। क्वेश्चन नंबर 571 पर आते हैं, यदि कोई शिक्षक कक्षा में छात्र की निंदा करे तो छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा, सभी छात्र उस अध्यापक से घृणा करने लगते हैं, सभी छात्र उससे डरने लगते हैं, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि छात्र अपमानित महसूस कर हीनता का शिकार हो जाएगा। अगर आप पूरी कक्षा के सामने किसी बच्चे को डांट रहे हैं तो वह अपमानित महसूस करेगा और हीनता का शिकार भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 572 है, एक कहावत है, डंडा छोड़ा बच्चा बिगड़ा। आप इससे कहां तक सहमत हैं? यानी कि बच्चे को डंडे से पीट करके ही हम सही कर सकते हैं, ये यहाँ पर कहा गया है। आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः असहमत है आप इससे, कि पूर्णतः सहमत है, या अनिश्चित है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर तुरंत आप लगाइए ऑप्शन नंबर बी को, पूर्णतः असहमत है हम, क्योंकि अगर केवल बच्चों को हमें डंडा मार के ही समझाना है तो वो काम तो घर वाले भी कर सकते हैं, लेकिन हमें बच्चों के साथ ये नहीं करना, हमें बच्चों के साथ प्यार से रहना है, बच्चों को प्यार से सिखाना है। एक बात हमेशा याद रखिए, आप चाहे आप टेट का पेपर दीजिए, सीटेट का पेपर दीजिए, या शिक्षक भर्तियों के एग्जाम दीजिए, आपको हमेशा याद रखना कि बच्चों को कभी भी आपको दंडित नहीं करना है, डंडे से कभी नहीं मारना है, बच्चों को प्यार से समझाना है, प्यार से। इसीलिए आप मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, इसीलिए आपको शिक्षण शास्त्र पढ़ाया जा रहा है कि आप अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बच्चों को पढ़ाएं, अलग अलग प्रकार के टीचिंग मेथड का प्रयोग करें, ताकि बच्चों को अच्छी जानकारी भी मिले और बच्चों को पढ़ने में भी अच्छा लगे। तो याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 573 है, शारीरिक दंड के बारे में आप क्या सोचते हैं? यह शिक्षक और छात्र दोनों के हित के विरुद्ध है। दंड सभी विकल्पों के विफल हो जाने पर ही दिया जाना चाहिए। शारीरिक दंड का परिणाम सदैव बुरा होता है, या यह आवश्यक है? तो दोस्तों शारीरिक दंड के बारे में आप लोगों को पता ही है कि शिक्षक और छात्र दोनों के हितों के यह विरुद्ध है, क्योंकि जो शारीरिक दंड है इसका बिल्कुल प्रावधान नहीं है शिक्षा में, तो इसीलिए यह दोनों के ही हितों के विरुद्ध आता है। क्योंकि आपको पता है कि जो शिक्षा है इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है, खासकर शारीरिक दंड का। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 574 है, समय समय पर विद्यालयों के निरीक्षण से क्या होता है? प्रबंधन जमीनी परेशानियों से अवगत हो जाता है, यानी कि जो जमीनी परेशानियां होती हैं विद्यालय में, जैसे कि साफ सफाई की, या फिर ये कहें कि विद्यालय में सही से बच्चों के लिए बैठने के लिए बेंच नहीं है,
या जो बिल्डिंग है वो बहुत पुरानी हो गई है। इस तरीके से जो प्रबंधन की परेशानियां होती हैं, विद्यालय में बहुत सारी चीजें होती हैं, दिक्कतें होती हैं, तो जो निरीक्षण करने वाले निरीक्षणकर्ता होते हैं वह इससे अवगत होते हैं। निरीक्षण के भय से शैक्षिक वातावरण बना रहता है। इसके अलावा विद्यालय की सफाई भी हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि जो विद्यालय की जमीनी हकीकत है, जो परेशानियां हैं, उससे प्रबंधन अवगत हो जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा कि जो विद्यालय की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो समस्याएं आ रही हैं बच्चों की पढ़ाई में या प्रबंधन में, उनसे जो निरीक्षण करता है वह परिचित हो पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 575 है, किसी कक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है अनुशासन का, पाठ्य पुस्तक का, छात्र का या अध्यापक का? तो किसी भी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान किसका होता है? आप सभी लोगों को पता है किसका महत्वपूर्ण स्थान होता है? छात्र का। बिना छात्रों की क्लास तो बन ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले छात्रों की जरूरत होती है ना। स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग किसी काम की नहीं होगी अगर उसमें स्टूडेंट नहीं होंगे। तो स्टूडेंट्स का होना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 576 है, यदि कक्षा के छात्र प्रश्न पूछें और उत्तर बताएं तो उनका ज्ञानवर्धन अच्छा होता है, उनकी सहभागिता बढ़ जाती है, उनकी अभिव्यक्ति क्षमता बढ़ती है या उपरोक्त सभी? तो यदि कक्षा के छात्र प्रश्न पूछें और उत्तर बताएं तो इससे क्या होता है? इससे ये तीनों चीजें होती हैं। उनका ज्ञानवर्धन भी होता है, यानी कि उनके ज्ञान में वृद्धि होती है, नॉलेज बढ़ती है, इंक्रीज होती है, और उनकी सहभागिता भी बढ़ती है। सब लोग क्लास में एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। और अभिव्यक्ति क्षमता यानी कि अपने भावों को प्रकट करने की क्षमता भी बच्चों के अंदर बढ़ती है। वो अपनी बातों को कह पाते हैं दूसरों से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही रहेगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 577 पर आते हैं, कभी कभी कक्षा शिक्षण में कोई मनोरंजक प्रसंग आने पर छात्र खुलकर हंस पड़ते हैं। यह अंग है अनुशासनहीनता का, प्रभावी शिक्षण का, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का या अधिगम का? तो दोस्तों यह संकेत होता है कि जो शिक्षण है वो प्रभावी हो रहा है, यानी कि बच्चे आपकी क्लास में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्हें पढ़ाई में भी अच्छा लग रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 578 है, यदि कक्षा के कुछ छात्र कमजोर दृष्टि के हो तो? यदि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको देखने में प्रॉब्लम है, अगर 40 बच्चों का क्लास है तो मुश्किल से 1-2 बच्चे ही ऐसे होंगे जिनको देखने में प्रॉब्लम है, तो आप क्या करेंगे? उन्हें आगे बिठाना जाना चाहिए या वे आगे बैठे क्लास में? उन्हें इलाज की सलाह देनी चाहिए, उन्हें अभिभावकों को बुलाकर उनके इलाज की सलाह देनी चाहिए, या उनकी परवाह किए बिना अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए? आपकी कक्षा में कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कमजोर दृष्टि के हैं, तो दोस्तों उन्हें हमें कक्षा में सबसे पहले तो आगे बिठाना चाहिए। ये सबसे पहला स्टेप है कि हम बच्चों को आगे बिठाएं क्लास में। उसके बाद फिर आता है कि अभिभावकों को बुला करके उनके इलाज की सलाह दी जाए, क्योंकि अगर बच्चे को कोई समस्या है तो सबसे पहले माता पिता ही पकड़ते हैं। बच्चे को देखने में दिक्कत है, सुनने में दिक्कत है, लेकिन यहाँ पर अगर क्लास में आपकी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा है जिसको देखने में दिक्कत है, तो सबसे पहले आप उसको क्या करो? क्लास में आगे बैठाओगे। तो सबसे अच्छा आंसर ऑप्शन ए होगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? उसके अभिभावकों को सूचित करोगे, उनको स्कूल में बुलाओगे, फिर उनको इलाज की सलाह दोगे। तो इसलिए यहाँ पर जो राइट आंसर होगा एक अध्यापक की दृष्टि से वो यही होगा कि हम कक्षा में उन बच्चों को आगे बैठाएं जिनको देखने में दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर 579 है, संचयी अभिलेख मदद करता है बच्चों का ज्ञानात्मक विकास में या बच्चों के ज्ञानात्मक विकास में, नैतिक स्तर के सुधार में, निदानात्मक शिक्षण में या उपरोक्त सभी में? संचयी अभिलेख में बच्चे की प्रगति का पूरा डाटा होता है। बच्चा किस तरीके से कौन से विषय में अच्छा कर रहा है, कौन सा विषय उसका वीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसमें वह भाग लेता है, कौन कौन से खेल उसे अच्छे लगते हैं, उसके बारे में टोटल नॉलेज होती है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए, बी, सी ये तीनों ही सही है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 580 है, बच्चों का सही मूल्यांकन होता है त्रैमासिक परीक्षा से, मासिक परीक्षा से, छमाही परीक्षा से या वार्षिक परीक्षा से? तो यहाँ पर आप देखिए, जो वार्षिक परीक्षा होती है वो साल में, ईयर में एक बार होती है। छमाही परीक्षा हाफ ईयरली होती है, यानी कि हाफ ईयर पे होती है। मासिक परीक्षा हर महीने होती है, और जो त्रैमासिक परीक्षा होती है वो हर 3 महीने पे होती है। तो हर 3 महीने पे होती है। तो अगर देखा जाए तो सबसे अच्छी परीक्षा मासिक परीक्षा मानी जाएगी, जो हर महीने होती है। इससे बच्चों का कितना, कौन से विषय में वो अच्छा कर रहे हैं, ग्रोथ कर रहे हैं, कहाँ पर वह कमजोर है, ये आसानी से पता लगा सकते हैं, और उनके वीक पॉइंट्स पर मेहनत भी कर सकते हैं शिक्षक। तो इस तरीके से मासिक परीक्षा इन चारों की तुलना में सबसे अच्छी मानी जाएगी, इन तीनों की तुलना में, त्रैमासिक, छमाही और वार्षिक की तुलना में। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 581 है, मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप है साप्ताहिक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मूल्यांकन का सर्वोत्तम रूप होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। सतत मतलब बराबर मूल्यांकन और व्यापक का मतलब है कि बच्चे का केवल और केवल पढ़ाई में ही नहीं, वह खेल कूद में कैसा है, एक्स्ट्रा करिकुलम में कैसा है, वह जो नृत्य प्रतियोगिता है या फिर गायन प्रतियोगिता है या इन सब में भी पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है। यानी कि बच्चे का ओवरऑल हर चीज हम देखेंगे, उसकी पर्सनैलिटी भी देखेंगे, केवल उसका विषय ज्ञान नहीं चेक करेंगे बल्कि उसका संपूर्ण ज्ञान चेक करेंगे। तो यहाँ पर सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है ये सबसे अच्छा मूल्यांकन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 582 है, प्रश्न पत्र का सही रूप है पहले आसान और बाद में कठिन प्रश्न, कठिन और आसान का अनुपात बराबर, प्रश्न ऐसा हो कि सभी बच्चे पास हो जाएं, प्रश्न पत्र ऐसा हो कि सभी बच्चे पास हो जाएं, या आसान और कठिन बारी बारी से। तो दोस्तों जो प्रश्न पत्र होना चाहिए वो इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे पहले देख करके उसको डर ना जाएं। कुछ प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो पहले टीचर देखते ही बच्चे को लगे कि हाँ ये प्रश्न पत्र अच्छा है और आसानी से मैं इसको हल कर लूंगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, पहले आसान प्रश्नों को देना चाहिए फिर कठिन प्रश्नों को देना चाहिए, ताकि बच्चा पहले से ही पेपर को देख करके भयभीत ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 583 पर आते हैं, एक अच्छी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण हैं, व्यापकता, मूल्यांकन और व्यवहारिकता। वैधता, व्यापकता और मूल्यांकन, वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैधता, व्यवहारिकता और मूल्यांकन। यह किसी भी परीक्षा के 3 महत्वपूर्ण गुण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 584 पर आते हैं, प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघुत्तर प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न या अतिलघु प्रश्न। तो प्रश्नों का वह स्वरूप जिसमें स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अवसर नहीं मिलता है वह है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, क्योंकि इसमें क्या करना होता है, आपके पास इस तरीके के 4 ऑप्शन है, इसमें से कोई एक सही लगा देना है। इसमें आपको व्याख्या करने को नहीं मिलता कि अगर ये 4 ऑप्शंस में से आपने ऑप्शन नंबर ए को सही किया है तो ऑप्शन नंबर ए को क्यों सही किया है। लेकिन जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इसमें आप अपने उत्तर की व्याख्या कर लेते हो, लेकिन इसमें आप व्याख्या नहीं कर पाते हो। तो इसमें आप अभिव्यक्त नहीं कर पाते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में, बस केवल आपको टिक लगाना होता है। आगे बढ़ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 585 है, पाठ्यक्रम प्रेरित होना चाहिए आदर्श से, सत्य से, धर्म से या प्रयोजन से। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रयोजन से, यानी कि जिस तरीके के पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिस प्रकार के बच्चों को, उस प्रकार से वह प्रेरित होना चाहिए। यानी कि जो भी आप पाठ्यक्रम बना रहे हैं वह आप सुव्यवस्थित तरीके से बनाएं और बच्चों के काम का होना चाहिए वह पाठ्यक्रम, तो इसलिए प्लानिंग के साथ इसको बनाना है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 586 है, वर्तमान समय में बालक बालिकाएं एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, क्या इनका पाठ्यक्रम भी एक सा ही होना चाहिए? नहीं, क्योंकि इनकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है। नहीं, क्योंकि इनकी क्षमता व आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है। हाँ, क्योंकि इससे लिंग भेद समाप्त होगा, या कहा नहीं जा सकता। तो दोस्तों जिन भी विद्यालयों में बालक बालिकाएं एक साथ पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सहगामी शिक्षण कहते हैं। साथ साथ शिक्षण यानी कि सहगामी शिक्षण होता है। और इनका पाठ्यक्रम क्यों अलग होना चाहिए? बिल्कुल नहीं, जब एक ही कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं तो सभी का पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर होगा। भले ही लड़के लड़कियां भी साथ में पढ़ रही हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर इनका पाठ्यक्रम भी सेम ही होना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हाँ को ही मैंने टिक किया है कि इनका पाठ्यक्रम भी समान होना चाहिए जिस तरीके से लड़कों का पाठ्यक्रम है। क्वेश्चन नंबर 587 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध की रूपरेखा होती है लचीली, कठोर, नमनीय या सरल। तो क्रियात्मक शोध का अर्थ क्या होता है? आपको पता है कि क्रियात्मक शोध का मतलब क्या होता है, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। क्रियात्मक शोध यानी कि समस्या हमारी और हल भी हमारा, किसी भी समस्या को हम चरणबद्ध करते हैं और फिर उसके सॉल्यूशन पर हम पहुंचते हैं, तो हमारी समस्या है और हम उसका खुद समाधान ढूंढते हैं इसमें। तो यह रूपरेखा बहुत ही लचीली यानी कि बहुत ही आसान होती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। लचीली का मतलब उसमें हम कभी भी कोई भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा बनाया हुआ प्लान है, हम जिस तरीके से चाहे उस तरीके से उसको चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 588 पर आते हैं, क्रियात्मक शोध में उपकरण प्रयुक्त होता है अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार या उपयुक्त तीनों। तो जो क्रियात्मक शोध है इसमें अवलोकन भी आता है, प्रश्नावली भी आती है और साक्षात्कार भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त तीनों ये राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 589 है, क्रियात्मक अनुसंधान हेतु कितने सोपान है? तो क्रियात्मक अनुसंधान के टोटल 6 चरण होते हैं। सोपान का मतलब चरण या सीढ़ी भी कहते हैं। तो 6 चरण होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 590 पर आते हैं, किस पद्धति द्वारा सामाजिक समस्याओं का हल खोजा जाता है? परिस्थिति परीक्षण पद्धति, चेकलिस्ट, सोशियोग्राम पद्धति या प्रश्नावली? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोशियोग्राम पद्धति से। क्वेश्चन नंबर 591 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय क्रियात्मक अनुसंधान का हो सकता है? विद्यालय में छात्रों में अनुशासन की समस्या का निदान, आधुनिक साहित्य के बदलते रूप, शेक्सपियर की कविताओं में सौंदर्य बोध या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा विषय क्रियात्मक अनुसंधान का हो सकता है इसमें? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय में छात्रों में अनुशासन की समस्या का निदान। यानी कि अगर अनुशासन की समस्या है, विद्यालय में बच्चे अनुशासित नहीं रहते हैं, तो इसका हल टीचर खुद ढूंढ सकते हैं। यानी कि क्रियात्मक शोध के अंदर समस्या हमारी है तो समाधान भी हम खुद करेंगे। समस्या हमारी और हल भी हमारा, यही क्रियात्मक अनुसंधान, क्रियात्मक शोध का ध्येय वाक्य है। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 592 है, क्रियात्मक अनुसंधान संबंधित है शिक्षक से, शिक्षार्थी से, विद्यालय से, उपरोक्त सभी से। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान होता है दोस्तों, यह संबंधित होता है सभी से, चाहे शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो या विद्यालय हो, ये सभी से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 593 पर आते हैं, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग शिक्षा में करने का श्रेय किसे जाता है? रेडमैन को, डीवी को, स्टीफन एम कोरे को या स्किनर को? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन एम कोरे। और याद रखिएगा क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग इन्होंने ही किया था शिक्षा के क्षेत्र में, स्टीफन एम कोरे। इनका नाम आप याद रखिएगा, स्टीफन एम कोरे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 594 पर आते हैं हम, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है, यानी कि मूल्यांकन क्या होता है? क्रम वो चलता रहता है, लगातार चलता रहता है। और यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का क्या होता है? एक अंग होता है। जो बच्चों का मूल्यांकन होता है, ये पूरी शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और यह शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। तो मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चे उनकी सारी उपलब्धियों के बारे में भी शिक्षक जाने और शैक्षिक उद्देश्यों से भी इसका बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। तो यह कथन किसका है? राधाकृष्णन आयोग का, नई शिक्षा नीति 1986 का, कोठारी आयोग का या शिक्षा की कार्ययोजना 1992 का? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोठारी आयोग का। यह कथन किसने कहा था? कोठारी आयोग ने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 595 पर आते हैं, मूल्यांकन का अर्थ है बुद्धि का मापन, स्वास्थ्य की जांच, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच या उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्र के शैक्षिक लक्ष्यों की प्रगति की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 596 पर आते हैं, परीक्षण शिक्षण के लिए है, शिक्षण परीक्षण के लिए नहीं, यह मूल्यांकन का लक्ष्य है। संकुचित, व्यापक, सीमित या उपरोक्त सभी? दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा व्यापक। तो दोस्तों यहाँ पर यह मूल्यांकन का लक्ष्य क्या है? व्यापक है। परीक्षण शिक्षण के लिए है, ना कि शिक्षण परीक्षण के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 597 पर आते हैं, बालक की रुचि का परीक्षण मूल्यांकन की कौन सी विधि है? सामूहिक परीक्षा, सामर्थ्य परीक्षा, व्यक्तिगत परीक्षा या प्रक्षेपण विधि? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तिगत परीक्षण। अगर किसी बच्चे की इंटरेस्ट का आपको पता लगाना है तो व्यक्तिगत परीक्षण के अंतर्गत ही आप लगा पाओगे या व्यक्तिगत परीक्षा के अंतर्गत ही लगा पाओगे। उससे व्यक्तिगत रूप से आपको बात करनी पड़ेगी, तभी आप जान पाओगे कि उसकी रुचियां क्या है, कौन से विषय में उसका इंटरेस्ट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 598 पर आते हैं, जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता तो वह परीक्षा कहलाएगी वैध, व्यापक, विश्वसनीय या वस्तुनिष्ठ? जब किसी परीक्षा के बार बार अंकन करने पर कोई अंतर नहीं आता, यानी कि हम बार बार टेस्ट करेंगे, सेम आंसर हमको मिलेगा, तो वह परीक्षा क्या कहलाएगी? तो वह परीक्षा कहलाएगी विश्वसनीय। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है विश्वसनीय, यह राइट आंसर हो जाएगा। अगर बार बार परीक्षण को करने के बाद भी जो आंसर आ रहा है उस पर कोई अंतर नहीं, बार बार सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? यह विश्वसनीय परीक्षण हो गया। क्वेश्चन नंबर 599 पर आते हैं, मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस रूप में माना गया है? त्रिभुजाकार, द्विविमीय, एकल या चतुर्भुजाकार?
तो मूल्यांकन की प्रक्रिया को किस तरीके का माना गया है? तो दोस्तों जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है इसको त्रिभुजाकार रूप से माना गया है और मूल्यांकन के 3 पक्ष भी होते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, और इसीलिए यहाँ पर इसको त्रिभुजाकार रूप से माना गया है। दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक कहाँ मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही अपने कॉलेज फ्रेंड्स को शेयर करना आप लोग मत भूला करिए। प्लीज वीडियो को शेयर कर दिया करें, आपके लिए ही रोज टॉप 50 क्वेश्चंस मैं लेकर के आती हूँ। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे के सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। जहाँ कहीं कोई भी समस्या आ रही है आप हमसे बता सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप लोग इसको अपने कॉलेज फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 600 देख लेते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स आप लोग चेक कर लीजिएगा वीडियो को पूरा देखने के बाद। निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन प्रक्रिया का आवश्यक अंग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य, सीखने के अनुभव, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर या व्यवहारिक परिवर्तन। तो मूल्यांकन प्रक्रिया का कौन सा आवश्यक अंग इसमें नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की योग्यता का वांछित स्तर। जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है इसमें हम शैक्षिक उद्देश्यों पर विशेष ध्यान देते हैं, बच्चों ने क्या सीखा है इस पर ध्यान देते हैं और व्यवहारिक परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं बच्चों के अंदर। लेकिन हमें यहाँ पर कोशिश करनी होती है कि हर एक बच्चे की योग्यता निखर के आए, ना कि सिर्फ और सिर्फ वांछित स्तर पर हम कि ध्यान केंद्रित करें। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना बच्चा ग्रो करे, उतना अच्छा करे मूल्यांकन में, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर टोटल आप लोगों ने 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। दोस्तों आप लोगों को ये सीरीज कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि 1000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज है। एग्जाम्स के आने से पहले आपको सारे क्वेश्चंस मैं पढ़ा दूंगी, सारे इंपॉर्टेंट मैं करा दूंगी ताकि जो आप लोग की तैयारी है वो बेहतर हो पाए और आप सभी लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहोगे और सारे वीडियोस को भी देखोगे। यहाँ ऊपर आई बटन पर भी क्लिक करके आपको सारे वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में सारे विषयों की लिंक मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं वीडियो में, तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिएगा और चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद दोस्तों।